Hello everyone, I am your Vivisar and I welcome you all in today's class. So आज की इस क्लास में हम एक नया सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स पे. सो उसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आखिर में होता क्या है. एक्चुअली 10th लेवल के अंदर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे. ठीक है. सो ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर के अंदर जाने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ेंगे, फिजिक्स में ये चैप्टर क्यों है. ओके. सो द मेन थिंग इज दैट हमारे जो रोजमर्रा के जिंदगी है, इस रोजमर्रा की जिंदगी में अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ही एसेंशियल थिंग हो गई है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट करंट वी कैंट इमेजिन आवर लाइफ, राइट. सो अब जो कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लो, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है. विदाउट करंट इट कैन रन, इट कैन नॉट फंक्शन. ओके. सो जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं सब कुछ बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करता है. सो हमको ये भी जानना जरूरी है जो हमारा एलईडी बल्ब या फिर लाइट, फैन, आपका इलेक्ट्रिक मोटर और टेलीविजन, ये सब कुछ जो रन होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, वो एक्चुअली में करंट होता क्या है ये हमको अच्छे से समझना जरूरी है, राइट. इलेक्ट्रिक करंट आखिर में होता क्या है. सो उससे पहले ये जो इलेक्ट्रिक करंट मैं बता रहा हूं ना, ये एक्चुअली एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक ब्रीज के तरह काम कर रहा है. किसके अंदर? ब्रीज के तरह. फिजिक्स का जो सेकेंड ईयर पे फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरी पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये दोनों पार्ट ऑफ फिजिक्स को इलेक्ट्रिक करंट ही एक क्वांटिटी है जो कि कनेक्ट करता है. इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को जानना हमको बहुत ही बेहद जरूरी हो गया है. सो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है, इससे पहले हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या एक्चुअली होता है. एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्चुअली 2 तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह का होता है, क्या क्या 2 तरह का होता है, हमको जानना जरूरी है. इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली असल में 2 तरह का होता है. क्या है 2 तरह? एक्चुअली उसमें से पहले जो कि है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रेस्ट पे रहता है. इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं. और फिजिक्स का उसी ब्रांच को हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होगा. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पर हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है. डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी ये क्या आखिर में होता है? यहां पे एक्चुअली आपका चार्ज जो है बच्चों, वो चार्ज मोशन करना शुरू करता है. यहां पे चार्ज मूव करना शुरू करता है. जब चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा. उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके. समझ रहे हो ना? बात को समझने की कोशिश करो, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. चार्ज जब मोशन पे होगा तब जाके हम बोलेंगे कि करंट प्रोड्यूस वहां पे हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. कैसे करंट फ्लो होगा सब कुछ मैं फिजिकल विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको समझने की कोशिश करूंगा, राइट. सो मेरे साथ बने रहिए इस तरह. और एक दूसरी चीज है, इस क्लास में जो हम पढ़ाएंगे उसके रिगार्डिंग डाउट्स वगैरह, नोट्स वगैरह हम
हमारे जो टेलीग्राम चैनल है YV फिजिक्स, वहां पे हम डालेंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका नंबर 9938322319। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ग्रुप पे ऐड कर लूंगा, ठीक है। वहां पे सारी डिस्कशन वगैरह होता है डाउट्स के रिगार्डिंग। ओके, ठीक है। तो हम कहां पे थे? हम यहां पे थे कि चार्ज जब मोशन करता है तब जाके आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो कैसे करंट प्रोड्यूस होगा वो हम अच्छे से अभी देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बोल रहे हैं चैप्टर है, उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली फिजिक्स का एक ब्रांच होता है। कौन सा ब्रांच होता है? जिस ब्रांच पे इलेक्ट्रिक चार्ज आपका मोशन करता है, उसी ब्रांच को हम बोलेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। भाई समझ में आ गया? बात क्लियर? चार्ज अगर मोशन पे होता है तब जाके हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद एक्चुअली करंट जो होता है वो क्या होता है? भाई करंट क्या होता है वो तो हमको समझना जरूरी है ना। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? सो अभी हम समझेंगे कि करंट एक्चुअली आखिर में होता क्या है और वो कैसे फ्लो करता है। कहां पे? आपके जो ओयर्स हैं, वहां आपका जो मेटल कंडक्टर्स हैं, जो कि कपर ओयर आप बोल सकते हो कि या फिर एल्यूमिनियम ओयर बोल सकते हो, राइट? सो उस कपर ओयर या फिर एल्यूमिनियम ओयर के अंदर कैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, राइट? मान रहे हो ना? तो कैसे फ्लो करता है वो अब हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो मैं क्या किया कि मेरा जो ओयर है, मैं वहां से एक छोटा सा पोर्शन कट करके यहां पे अभी मैं लाऊंगा, ठीक है। छोटा सा पोर्शन अभी मैं कट करके ला रहा हूं, ठीक है। देखो मैं कैसे कट करके लाया। तो ये मेरा छोटा सा पोर्शन है, किसका? वो जो ओयर था, मेटालिक कंडक्टर हम जिसको बोल रहे हैं, ये मेटालिक कंडक्टर, ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे एक्चुअली में होता क्या है कि आप कोई भी, ये एक्चुअली जो कंडक्टर है ना, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला कंडक्टर है। तो आप कोई भी क्रॉस सेक्शन चूज कर लो। सपोज ये आपका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। एक्चुअली इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हमेशा फ्री रहते हैं, इसलिए वो मूव करते हैं। आपको पता होगा कि इस एटम के अंदर कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं। सब कुछ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर हैं, वो सभी फ्री नहीं है। कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्री है। वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, राइट? किसके लिए? करंट फ्लो होने के लिए। सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसमें से जो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज इस क्रॉस सेक्शन पे आपका डेल क्यू चार्ज, जो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू NE। तो उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस क्रॉस सेक्शन पे पास करके जा रहे हैं। उनको पास करने में सपोज आपका डेल टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? डेल टी टाइम लग रहा है। किसको? डेल क्यू चार्ज को। कहां पे? इस यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इस क्रॉस सेक्शन पे डेल क्यू चार्ज आपका फ्लो करके जा रहे हैं, राइट? कौन सा चार्ज? सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज यहां पे ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस क्रॉस सेक्शन पे मूव करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज मूव करके जा रहे हैं। सो यहां पे जितने भी चार्ज जा रहे हैं, सपोज वो डेल क्यू चार्जेस हैं। कितने टाइम लग रहा है? डेल टी टाइम लग रहा है। कहां पे? इस क्रॉस सेक्शन पे, राइट? सो यहां पे करंट प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं, यस होता है। तो वो क्या है एक्चुअली? आई इक्वल टू, हम यहां से ये बोल सकते हैं कि डेल क्यू ओवर डेल टी, डेल क्यू बटे डेल टी, डेल क्यू ओवर डेल टी। तो वो करंट कहलाता है। करंट एक्चुअली तो यहां से ये निकल के आ गया कि आप भाई ये बोल सकते हो
कि अगर आपका जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे डेल टी टाइम पे फ्लो कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे करंट का डेफिनेशन क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे करंट का डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चार्ज flowing per unit time, the rate of what, the rate of flow of charge per unit time across the cross section of the conductor। ये जो क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ये राइट। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस a cross section of the conductor is known as electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो गया, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? डेफिनेशन आप अच्छे से याद रख लो कि डेफिनेशन जो है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ओवर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ये याद रख लो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ गया ना, ये आपका एवरेज वैल्यू है, करंट का एवरेज वैल्यू है, राइट। डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। और एक चीज क्या है, एक्चुअली अभी हम कन्वेंशन के थ्रू के हिसाब से करंट का डायरेक्शन के बारे में अच्छे से समझाएंगे। ओके, एक्चुअली डेफिनेशन हो गया, करंट का डेफिनेशन हमको समझ में आ गया। उसके बाद उसका इक्वेशन ये आपको समझ में आ गया जो कि डेल क्यू ओवर डेल टी है। ओके, सो उसके बाद ये जो करंट है इसका यूनिट क्या क्या कहलाता है, इसका यूनिट कौन सा यूनिट इसका है। एक्चुअली ये करंट जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जो करंट है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सो उसका यूनिट क्या हो सकता है, एम्पियर। उसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर, सिंबल ए, राइट। सो 1 एम्पियर आप ये बोल सकते हो कि 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज एक सेकेंड पे आपका एक कंडक्टर पे फ्लो कर रहा है तो आप जाके बोल सकते हो कि वो करंट कितना फ्लो कर रहा है, या 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ गया? सो करंट का जो एसआई यूनिट है, करंट का जो एसआई यूनिट क्या है, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर ही है, राइट। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर ही है। अगर आप बोलेंगे कि सर ईएससी यूनिट क्या है, वो तो ज्यादातर यूज होता नहीं है, या फिर आप ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। एसआई यूनिट एक्चुअली क्या है, किसका, करंट का। एसआई यूनिट आप बोल सकते हो कि स्टार्ट एम्पियर, जो कि 1 स्टार्ट कूलम बाई सेकेंड, 1 स्टार्ट कूलम बटे सेकेंड, 1 सेकेंड, जो कि करंट का इलेक्ट्रिक करंट जो जिसका सिंबल आई है। तो इलेक्ट्रिक करंट का ईएससी यूनिट स्टार्ट एम्पियर, जो कि 1 स्टार्ट कूलम पर 1 सेकेंड, राइट। ईएमयू यूनिट क्या है, किसका, करंट का ईएमयू यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, राइट। सो आव एम्पियर, सो आव एम्पियर क्या होता है, सॉरी आव कूलम बाई सेकेंड। यहां पे 1 लेंगे तो ठीक है, या फिर नहीं 1 एम्पियर कहेंगे तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, 1 स्टार्ट एम्पियर कहेंगे तो 1 स्टार्ट कूलम बाई 1 सेकेंड। सो उस हिसाब से यह बोल सकते हो। सो एसआई यूनिट हो गया एम्पियर, ईएससी यूनिट हो गया स्टार्ट एम्पियर, उसके बाद ईएमयू यूनिट हो गया आव एम्पियर हो गया। सो करंट जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डेफिनेशन हमको अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद उसका इक्वेशन जो कि आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू डेल क्यू बटे डेल टी, ये आपका इक्वेशन हो गया करंट का। उसके बाद उसका तीनों यूनिट्स भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद उसका डायमेंशंस, सिंस इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो यू नो द डायमेंशंस, you know the dimensional formula of electric current. So what is the dimensional formula of electric current, as it is a fundamental physical quantity? So क्या है उसका dimensions? So dimensions आप ये बोल सकते हो कि dimensions of electric current is, इसका सिंबल के साथ उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप रखेंगे, नहीं तो वो निकल के चला जाएगा, क्योंकि करंट है वो फ्लो करता है ना, ठीक है। सो आई इक्वल टू आपका A1 ही आता है, एम्पियर। ये आपका डायमेंशंस हो गया, ठीक है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका डायमेंशंस हो गया। इसके बाद एक्चुअली हम कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बाद भी जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली आपका एग्जाम में आ सकता है, राइट? कोई भी एंट्रेंस पे आ सकता है, आपका जो स्टेट काउंसिल बोर्ड एग्जाम है वहां पे भी आ सकता है। सो इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, ठीक है, राइट? ओके, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्चुअली किस तरफ होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या फिर वेक्टर है? वो एक स्केलर या फिर वेक्टर है? अभी बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, राइट? अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, तो वो तो वेक्टर हो सकता है, पर वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक स्केलर है। क्यों वेक्टर नहीं है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी वो स्केलर क्यों है? क्योंकि उसको जब हम ऐड करेंगे, किसको? करंट को। अगर हमारे पास 2-3 वायर्स हैं, वो आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलके वहां से देखो, सपोज यहां पे आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ओके? यहां पे आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो फाइनली यहां पे जब निकल रहा है ये 7 एम्पियर करंट निकल रहा है, ठीक है? तो यहां पे जब ये दोनों करंट को हमने ऐड किए, तो यहां पे कुछ वेक्टर एडिशन का रूल हमने यूज किए हैं क्या? नहीं ना। यहां पे ये दोनों करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पे वेक्टर एडिशन रूल जो कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इस तरह कुछ लॉ हमने यूज किए कि नहीं? हमने यहां पे कुछ वेक्टर एडिशन के कुछ भी लॉज नहीं यूज किए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट? सो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पे हमने जो ऐड किए 5 + 2 = 7, जो कि अल्जेब्रिकली हमने ऐड किए करंट को, सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? समझ रहे हो? सो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन? भाई करंट ही है ना, करंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो उसके बाद हम समझेंगे कि जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है। उससे पहले मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा याद रख लो, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, राइट? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सो मान लो कि ये आपका सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ओके? अच्छे से याद रख लो। अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करूंगा, तो वो किस तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, राइट? सो इलेक्ट्रॉन यहां पे जो है वो किस तरफ मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज रहता है, सो उसके ऊपर फोर्स पड़ता है, वो मूव करना शुरू करता है, सो वो किस तरफ मूव करेगा? अच्छे से देख लो। ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, सो वो पॉजिटिव चार्ज के तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। सो वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही मूव करेगा भाई, राइट? सो वो पॉजिटिव चार्ज के तरफ मूव करेगा। अगर ये कंडक्टर है, वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अंदर तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, राइट? सो अगर हम एक कंडक्टर लेंगे, वहां पे देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहां पे आपका एक सेल है जिसका यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट? सो उसके बाद आप यहां पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लगा रहे हो। क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब को लगा रहे हो, ओके, ठीक है? सो यहां पे मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन चूज कर रहा हूं, ये वाला मैं कंडक्टर चूज कर रहा हूं, ठीक है भाई? समझ रहे हो ना? सो यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन या ये बल्ब अगर ग्लो करना आप चाह रहे हो, तो यहां पे करंट फ्लो होगा। सो वो करंट कैसे, किस तरफ फ्लो करेगा, वो हमको समझना जरूरी है। ये जो कंडक्टर है ना, ये जो कंडक्टर है, इसको हम जूम आउट करेंगे। देखो यहां पे एक्चुअली में करंट जो है
वो इस तरफ फ्लो होगा। ये एक्चुअली करंट का डायरेक्शन होगा। कैसे ये करंट का डायरेक्शन होता है? जब हम ये जो कंडक्टर है ना, ये ओयर, पहले मान लो कि ये आपका एक कंडक्टर जो कि ओयर है, इस तरफ आपका पॉजिटिव एंड है ओयर का, इस तरफ आपका नेगेटिव एंड है, राइट? इस पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अगर आप इस सेल के साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, राइट? सो ये आपका हायर पोटेंशियल हो गया, ये आपका लोअर पोटेंशियल हो गया। सो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा? इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स है, बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट देयर। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। एक्चुअली यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि इस पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आएंगे। उसके साथ साथ सिमिलर वे पे आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज से होते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता हुआ नजर आएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता हुआ नजर आएंगे, जो कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। सिमिलर वे में असल में पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते हैं, पर हम इसके साथ कंपैरिजन करके ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता है, तो आप इसका डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मान सकते हो। अलोंग द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज यू कैन से इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? It is the motion of what? Positive charge. It is along the motion of the positive charge. This is taken by convention. This is taken by convention. Right? So by convention की ये मान लो भाई ये ही सही है। जैसे कि आपका सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वो हमेशा ईस्ट पे राइज करते हैं, वो आपको मानना पड़ेगा। आप बोलेंगे तो साउथ पे राइज करता है, तो ये हो नहीं सकता, आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये ऑब्वियस थिंग है कि बाय कन्वेंशन इसको भी आप बोल सकते हो कि कन्वेंशनल करंट। सो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के तरफ, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल का तरफ। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करेगा वो ही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ये भी आप बोल सकते हो कि इसके सिमिलर वे पे इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपका करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपका करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? यहां पे आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, इस क्रॉस सेक्शन पे आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है? डेल क्यू बटे डेल टी, डेल क्यू ओवर डेल टी करंट ही फ्लो कर रहा है, राइट? ओके, उसके बाद हम ये समझेंगे और एक चीज, फाइनली आप ये बोल सकते हो कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो along the length of the wire होता है। The direction of current is along the length of the wire। तो आप बोलेगे सर ऐसा टाइप का लेंथ है, सपोज वायर है, तो यहाँ पे करंट ऐसे ही फ्लो होगा, उसका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये एक्चुअली करंट का डायरेक्शन है, सो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। सो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ऐसे बाहर निकल के यहाँ पे फिर घुस नहीं सकता, वो कंडक्टर के अंदर ही जाएगा। और इस लेंथ ऑफ द वायर के मतलब इस वायर जिस तरह का शेप होगा उस तरह शेप करके ये करंट मूव करता हुआ नजर आएगा, इसलिए वो वेक्टर भी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या समझेंगे? उसके बाद हम ये समझने वाले हैं कि करंट जो है वो चार्ज जो है वो एक्चुअली एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। वो यहां पे क्यों बोल रहे हैं वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। क्यों है? करंट भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, चार्ज भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कंडक्टर लोगे सो उस कंडक्टर पे जितने भी चार्ज एंट्री कर रहे होते होंगे उतने ही चार्ज निकलेंगे। अगर यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स, सपोज मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंट्री कर रहे होते हैं,
तो यहां से 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे एंट्री करेंगे या फिर एक कंडक्टर पे एंट्री करेंगे, दूसरे ही एंड पे उतने ही चार्ज निकलेंगे। तो चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज एंटरिंग into at one end of a conductor is equal to the amount of charge या फिर the number of charge leaving at the other end, so it is a conserved quantity. okay? उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका जो चार्ज है वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पे फ्लो कर रहा है। ओके, सो सपोज ये मान लो कि आपके पास यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, और दूसरा चीज क्या है, ये आपका एक डाइवर्ज होने वाला एक दूसरा कंडक्टर है। राइट, समझने की कोशिश करो। यहां पे इसका एरिया जितना है, इसका एरिया उतना ही है। ये दोनों एरिया सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ये भी सेम है, ये तीनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। सो यहां पे अगर आपका 2 एम्पियर करंट एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर वाला करंट ही निकलेगा, 2 एम्पियर करंट निकलेगा, 3 एम्पियर नहीं निकलेगा, 1.5 नहीं निकलेगा। 2 एम्पियर एंट्री कर रहा है तो यहाँ पे 2 एम्पियर ही निकलेगा। पर यहाँ पे क्या होगा, क्या ऐसे ही हो सकता है 2 एम्पियर यहाँ पे अगर इस सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी है, तो यहाँ पे अगर ये 2 एम्पियर करंट एंट्री कर रहा है, तो यहाँ से इस वाले एंड पे वही 2 एम्पियर करंट निकलेगा या फिर नहीं? वही 2 एम्पियर करंट निकलेगा या नहीं? वही निकलेगा, वही 2 एम्पियर वाला करंट निकलेगा। आपके सपोज मान लो कि आप यहाँ पे जितने भी वाटर एंट्री करोगे, यहाँ पे इस वाले एंड पे उतने ही वाटर निकलेगा, ज्यादा वाटर नहीं निकलेगा, कम होता हुआ नहीं नजर आएगा। जितने एम्पियर, जितने भी चार्ज, जितने भी करंट यहाँ पे एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है इस तरफ, उतने ही करंट आपका निकलने जैसा लगेगा नहीं, वही एक्चुअली है, असल में वही है। राइट, सो यहाँ पे अगर 2 एम्पियर करंट एंट्री कर रहा है, 2 एम्पियर वाला करंट यहाँ पे अदर एंड पे निकलेगा। सो यहाँ पे ये पता चल के निकल के आ रहा है कि आपका जो करंट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता मतलब अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे फिर भी आपका करंट जो है वो फिक्स रहेगा। करंट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपको समझ में आ गया? अगर ये आपको समझ में आ गया, दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये आप कैलकुलेट करना चाहते हो। इंस्टेंटेनियस करंट जो कि काइनेमेटिक्स पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में आपने समझ गए होंगे। राइट, सो इस हिसाब से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट का वैल्यू कितना आएगा। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये आप बोल सकते हो कि लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू बटे डेल टी। आपको पता है आई इक्वल टू डेल क्यू बटे डेल टी। राइट, सो डेल क्यू बटे डेल टी जो है, डेल क्यू ओवर डेल टी जो है, जब डेल टी टेंस टू 0 होगा तब जाके आप बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस करंट आपका आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट कितना निकल के आएगा? डी क्यूब ओवर डी टी। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ओके, आप मान लो कि आपका जो सपोज हाइड्रोजन एटम पे आपका इलेक्ट्रॉन सपोज मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस सपोज आर है, करंट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अगर फ्लो कर रहा है तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही फ्लो करेगा। तो करंट कितना फ्लो करेगा वो हमको कैलकुलेट पता करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी पे या फिर v स्पीड पे मूव कर रहा है तो करंट का एक्सप्रेशन कितना निकल के आ गया। करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे ये बोल सकते हो, हमको पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। राइट, I इक्वल टू क्यू बाई टी पता है, पर यहाँ पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है। सो हम ये बोल सकते हैं कि E बाई टी, 1 बाई टी भी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी है। सो E इंटू एफ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, उसके बाद क्या बोलेंगे, सिंस इट इज अ सर्कुलर पाथ, सो ये इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन पे
यहाँ पे ये मोशन शुरू मूव करके यहाँ पे फिर आ गया। ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे कितना पाथ लेंथ वो कवर करता है, v इक्वल टू हमको पता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे 2πr है, वही टाइम आपका कैपिटल टी है। यहां से निकल के फिर वहां पे घूम पे आने के लिए उसको टी टाइम लग रहा है। सो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये जो q ओवर t है, सो इन प्लेस ऑफ t व्हाट यू कैन राइट, इन प्लेस ऑफ t यू कैन राइट 2πr बटे v। सो 2πr ओवर v, सो q इन प्लेस ऑफ q यू विल हैव टू राइट e, सो e बाई t। सो e बाई t अगर आप लिखेंगे, सो e ओवर t का वैल्यू 2πr बाई v। सो फाइनली हमारा एक सर्कुलर लूप के लिए करंट का एक्सप्रेशन EV बटे 2πr, EV ओवर 2πr, ये हमारा निकल के आ गया। उसके बाद हम क्या समझेंगे कि अगर आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास अगर I वर्सेस T का ग्राफ गिवन होगा, अगर आपके पास I वर्सेस T का ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको गिवन है, तो आपको अगर पूछा गया है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप क्या करेंगे, सो दैट चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ। IT ग्राफ के अंडर जितने भी एरिया आएगा, उस एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो बाय डिफॉल्ट आप चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। सपोज ये आपका कर्व है, राइट, सपोज यहां से यहां तक मूव करने के लिए 5 सेकेंड उसको लग रहा है। ओके, सो अगर आपको पूछा जाएगा कि 5 सेकेंड के अंदर कितने चार्ज फ्लो करेगा, सो आप इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, जिस उसका वैल्यू जितना भी आएगा वही आपका चार्ज का वैल्यू होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर IT ग्राफ आपको गिवन है, उसका एरिया आप अगर कैलकुलेट कर लोगे तो वो चार्ज निकल के आ जाएगा। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है कंसेप्ट, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आपको गिवन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आपको गिवन है, और उसका करेस्पॉन्डिंगली चार्ज कैरियर्स क्या होंगे करंट फ्लो करने के लिए, चार्ज कैरियर्स। ओके, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस पे या फिर काउंसिल पे। अगर आपके पास कोई मेटल कंडक्टर है, सो वहां पे आपका करंट फ्लो करने के लिए चार्ज कैरियर्स क्या होता है, वहां पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ओके, इफ यू हैव लिक्विड्स, आपके पास अगर लिक्विड्स है, वहां पे करंट फ्लो करने के लिए आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ही जरूरत होते हैं। मान लो कि एग्जांपल Na+Cl-H+Cl- so पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिक्विड पे करंट फ्लो करने के लिए, ये चार्ज कैरियर्स होते हैं। और तीसरी चीज, अगर आपके पास गैस है, गैसेस के लिए आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। अगर आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के लिए आपका चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर्स होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आपका चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। इफ यू हैव सुपर कंडक्टर, जो कि आप मैग्नेटिज्म चैप्टर पे अच्छे से समझेंगे, मैग्नेटिज्म चैप्टर पे सुपर कंडक्टर के बारे में समझेंगे। तो सुपर कंडक्टर एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस लगभग 0 है, कुछ भी रेजिस्टेंस लगभग नहीं है कहेंगे। सो उसके लिए आपका दो एक्चुअली क्या लेंगे, आपका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स। इसको आप बोल सकते हैं भी कूपर पेयर, COOPER, कूपर पेयर्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स, उनको आप कूपर पेयर्स बोल सकते हैं। तो कूपर पेयर्स आर द चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये अभी के लिए यहां तक करंट के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। सो उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सो उस प्रॉब्लम्स पे
हम पहला वाला प्रॉब्लम ये करेंगे कि क्या आपके पास एक कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास एक कंडक्टर है, राइट। सो उस कंडक्टर पे सपोज ये आपका एंड ए है, ये आपका एंड बी है। इस ए एंड के अंदर सपोज 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंट्री करके जा रहे हैं। कितने टाइम पे? 0.1 सेकेंड पे। ए एंड से बी एंड तक जाने के लिए 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स को 0.1 सेकेंड लग रहा है। तो आपको पूछा गया है कि कितने करंट फ्लो होंगे एंड उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। यहाँ पे आप ये 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो आप बोल सकते हो कि ये आपका एन है। 0.1 सेकेंड ये आपका टाइम है। सो आपको पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। सो क्यू भी क्या पता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्यू इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। एन तो आपका 10 to the power 20 हो गया और ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम होता है डिवाइडेड बाय 0.1 सेकेंड। सो यहां से ये निकल के आ जाएगा कि 160 एम्पियर। ओके, ठीक है। एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ आएगा? फ्रॉम करंट विल फ्लो फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट इस तरफ ही मूव करेगा। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम where to where? B to A. ओके, सो आज के क्लास में अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि करंट का डेफिनेशन क्या है, उसका एवरेज वैल्यू जो कि डेल क्यू बटे डेल टी है, उसका यूनिट डायमेंशन ये भी क्लियर पे आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी ओके, करंट हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर पे फ्लो करता है, along the motion ऑफ पॉजिटिव चार्ज पे फ्लो करता है, या फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर आपके पास कोई सर्कुलर लूप होगा तो करंट I इक्वल टू ई इंटू एफ लिख सकते हो, या फिर ई वी बाई 2πr लिख सकते हो। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी है, राइट। अगर आपको गिवन है क्वेश्चन पे कि करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आपको गिवन है करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, करंट चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है। Q इज इक्वल टू एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7, ये आपको इतना कूलम आपको गिवन है क्वेश्चन पे। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि जब 3 सेकेंड होगा ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो 3 सेकेंड पे कितने करंट फ्लो करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। सो यहां पे आप ये निकालेंगे I इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी, दैट इक्वल टू हाउ मच? डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। सो इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे सो 10t प्लस 3 आपका निकल के आ जाएगा। आपको पूछा गया है कि 3 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका t सेकेंड पे इतना करंट आएगा जो कि एम्पियर पे आप लिख सकते हो। सो 3 सेकेंड पे एट 3 सेकेंड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड आपका करंट कितना आ जाएगा? आपका करंट यहां पे ये लिख सकते हो कि 10 इंटू टी का वैल्यू आपका 3 है प्लस 3। सो 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 3, सो आपका निकल के आया करंट 33 एम्पियर। क्लियर? सो इसका क्लियर नोट्स एंड डाउट्स वगैरह सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस उतना ही। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।